गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारी जो तांडव सीरीज चल रही है ये आपकी दोस्तों जितने भी आपके आने वाले एग्जाम जैसे ग्रुप डी हुआ, एलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, जेई हुआ, उनसे रिलेटेड आपके जितने भी एग्जाम पेपर पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड, जैसे ग्रुप डी 2022 का है, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में, वो सारे पेपर आपके लिए कराए जा रहे हैं ताकि दोस्तों आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी आपके जो एग्ज़ाम होंगे आगे, उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इन वीडियो से मिलने वाला है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अभी तक जो स्टूडेंट हमारी इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है इस सीरीज़ से जुड़ें, क्योंकि दोस्तों इसमें आपके लिए जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए कराए जाते हैं। और हमारी ये 26वीं क्लास है दोस्तों। आज टोटल 25 क्लास हम पीछे करा चुके हैं। तो जिन स्टूडेंटों ने वो क्लासें नहीं ली हैं तो एक एक करके सारी क्लासें लें दोस्तों, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपको पता चलेगा किस प्रकार का पैटर्न वहाँ आपसे पूछा जाता है। बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अभी तक जिन स्टूडेंट ने हमारे चैनल प्योर साइंस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब चलते हैं दोस्तों, आज हम अपनी आगे बढ़ते हैं इस सीरीज़ में। और जो आज का हमारा पेपर है वो है दोस्तों एएलपी लेवल 1 का, स्टेज 1 का, जो कि 26/11/2024 का है। और थर्ड शिफ्ट का आपका पेपर है। कौन सी दोस्तों? थर्ड शिफ्ट का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4, 4:30 से 5:30 बजे तक ये शिफ्ट चली थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का हमारा इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों ये रहा। आपको पता है दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा खास प्रश्न पूछा नहीं जाता है, मात्र 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जीके से रिलेटेड भी 8-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या है दोस्तों, अब की बार हुआ क्या था कि ज़्यादातर क्या है दोस्तों, करंट के प्रश्न पूछ लिए गए थे, या तो फिर दोस्तों 10 की 10 जितने प्रश्न पूछे, 10 प्रश्न थे तो 10 करंट के थे। ऐसा भी हुआ था। कहीं कहीं पर आपको दोस्तों देखने को मिला था जीके से रिलेटेड भी प्रश्न थे। तो ऐसा नहीं है कि हर वीडियो में आपको जीके से रिलेटेड प्रश्न इसमें मिलेंगे। जहाँ मुझे लगेगा कि ये प्रश्न आपको कराने चाहिए और ये प्रश्न मिले हैं तो वो मैं प्रश्न लेकर आऊँगा। अगर करंट के हुए तो नहीं मिलेंगे जो मैं वीडियो कराऊंगा उनमें, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर पहला प्रश्न साइंस का आपसे पूछा गया था। हालांकि आपको पता है दोस्तों ऐसा नहीं क्रम वाइज जो है सीरीज वाइज आपका पेपर आए, जैसे कि पहले मैथ का दे दिया, फिर रीजनिंग का दे दिया, फिर जीके का दे दिया, फिर इस प्रकार से साइंस का दे दिया। इस प्रकार से नहीं पूछा जाता है, कंबाइंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न हमें देखने को मिला था प्रश्न नंबर 4, जो कि साइंस से रिलेटेड था। और यहाँ आपसे पूछा गया था कि स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से किस धातु को मिलाया जाता है। अगर स्टेनलेस स्टील बनाई जाए यानी जंग रोधी, तो आपको पता है दोस्तों स्टेनलेस स्टील जो होती है उसमें जंग नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो उसे बनाने के लिए दोस्तों निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न था आपका, और यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं। और बहुत सारे प्रश्न, ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं इसी वीडियो में करा रहा हूँ, बहुत सारे प्रश्न आपको मिलते जुलते भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछा गया था कौन से तत्व परस्पर जलवाहक संवाहक चैनल बनाते हैं। तो ये है दोस्तों आपकी एक तो वाहिका और एक वाहिनिका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि कौन सी भौतिक राशि उस दर को दर्शाती है जिस पर विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का क्षय या उपभोग होता है। तो उसे कहते हैं दोस्तों विद्युत शक्ति। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है। तो पिंड जो है किस प्रकार की गति में है। तो एक समान गति में होगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए प्रत्येक सेकंड में 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पर 1 सेकंड, फिर 10 मीटर, फिर अगले सेकंड में फिर 10 मीटर। अगर जैसे मान लीजिए दोस्तों समय बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 1 सेकंड, फिर अगले 10 सेकंड में यहाँ पर 20 हो जाता, 20 मीटर, तो ये असमान गति होती, ठीक है। लेकिन प्रत्येक सेकंड में 10 मीटर बढ़ रहा है तो एक समान गति होगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था
यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो इस नेत्र दोष को डैश का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो आपको बता दोस्तों, जब दूर की वस्तुएं अच्छी दिखें और पास की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखें तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जब पास की वस्तुएं साफ दिखें और दूर की वस्तुएं साफ ना दिखें तो अवतल लेंस का। तो उच्च क्षमता वाला उत्तल लेंस यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न दोस्तों जेईई में भी पूछा जा चुका है, पहले मैंने आपके लिए बताया पिछली क्लासों में, टेक्नीशियन में भी पूछा जा चुका है, ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है। तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारे पास जो बनकर आता है फेरस सल्फेट को गर्म करने पर, वो बनता है दोस्तों एक तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। तो ये करता है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी दोस्तों अंतःप्रद्रव्य जाल का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में मध्यमा उंगली यानी बीच की, जैसे आपके पास पता है दोस्तों, आपकी ये आपका अंगूठा हुआ और ये आपकी 5 उंगलियाँ होती हैं, ये वाली इस प्रकार से। तो ये वाली उंगली जो होती है मध्यमा, बीच की उंगली, किस भौतिक राशि को दर्शाती है, यानी क्या ये दर्शाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये विद्युत धारा को दर्शाती है, विद्युत धारा जो है, धारा जो प्रवाहित की जा रही है वो किस दिशा में जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि स्पैचुला में नेफ्थलीन को जलाने से क्या प्राप्त होता है। तो पीली ज्वाला। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन करता है। तो ये करता है दोस्तों आपका हाइड्रा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि ठोस CO2 दाब को डैश तक कम करने पर डैश सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो ठोस CO2 जो होती है, इसके दाब को एक वायुमंडलीय तक कम करने पर यह सीधे दोस्तों द्रव अवस्था से सीधे परिवर्तित हुए बिना कहाँ परिवर्तित हो जाती है, द्रव अवस्था में तो परिवर्तित होती नहीं है एक वायुमंडलीय दाब पर, तो द्रव में ना होकर दोस्तों ये सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो दर्पण के सामने, जैसे ये आपका मुख्य फोकस हुआ, तो यहाँ पर पोल होता है यानी ध्रुव, यहाँ F होता है, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र होता है, यहाँ अनंत होता है, इस प्रकार से। तो आपसे पूछा है वक्रता केंद्र कहाँ होता है, तो ये आपका अवतल दर्पण है, तो इसके सामने ही तो होगा ये आपका पीछे वाला हुआ जो कि उत्तल दर्पण में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत आपसे पूछा गया है, जिसमें पहला है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरॉक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में होता है, बिल्कुल सही है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की साफ सफाई में होता है, बिल्कुल सही है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है, बिल्कुल सही है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में बिल्कुल गलत है दोस्तों, पेट के अम्ल को खत्म थोड़ी किया जा सकता है, इससे तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, जलन मचने लगेगी बहुत ज़्यादा जो है। जब हम इसे पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जो है हीट रिलीज होती है, तो इससे तो हम बीमार पड़ जाएंगे और आपको बता दोस्तों मौत तक की बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन हमारी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो, यानी ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह समझना होता है, क्यों दोस्तों एक ही प्रश्न में आपके तीन जो हैं जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होते हैं। आगे हम चलते हैं, और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित कथन के लिए सही नियम का चयन करें। कथन है हमारे सामने कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश। तो ये कौन सा नियम है दोस्तों, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के प्रणोद यानी T, दाब P और क्षेत्र A के बीच में संबंध क्या होता है।
तो प्रणोद बराबर होता है दोस्तों दाब इंटू क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि प्रतिवर्ती चाप तंत्र का तंत्र के किस भाग में बनते हैं। तो ये बनते हैं दोस्तों मेरु रज्जु में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि एक कार समान दिशा में कार्यरत बल F की क्रिया के तहत दूरी S के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग B के साथ गतिमान है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो बल द्वारा जो कार्य किया गया होगा वो किया जाएगा दोस्तों बल इंटू S। ठीक है दोस्तों, यानी बल जो होता है वो जो जितना बल हम कार्य करने में लगा रहे हैं वो, और उसके द्वारा कितनी दूरी स्थापित की गई, विस्थापित की गई, यानी कितनी दूरी तय की गई, उसके गुणनफल को ही हम कहते हैं कार्य। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द, यानी शरीर के बाकी हिस्सों में कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाता है ताकि इसे सांस के जरिए बाहर निकाला जा सके। तो इस कार्य को कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन बाहर निकालता है। तो ये निकालते हैं दोस्तों एल्वियोली। तो आपको पता है दोस्तों हमारे 2 फेफड़े होते हैं, जैसे कि एक ये रहा, एक ये रहा। तो इसमें अंदर क्या है दोस्तों, छोटी छोटी शाखाएं होती हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर छोटी छोटी वायु कूपिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी, लाखों की संख्या में वो वायु कूपिकाएँ होती हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का हमारा कार्य करती हैं और ऑक्सीजन को लेने का कार्य करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो ये आज का आपका पेपर था दोस्तों, जिसमें हमने बताए थे आपके ALP स्टेज 1 के जितने प्रश्न पूछे गए तो सारे प्रश्न मैंने आपके लिए बता दिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और अभी तक जिन स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।